हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम प्लस टू अकाउंटेंसी का चैप्टर लेने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, साझेदारी, लेखांकन, लाभों का वितरण। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में से एग्जाम में भी 4 नंबर का पूछा जाता है। 2 नंबर का छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा और 2 नंबर का ही छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि साझेदारी होती क्या है। साझेदारी एक ऐसा व्यापार है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने का अनुबंध करते हैं, मिलकर पूंजी लगाते हैं, मिलकर व्यापार को चलाते हैं और जो भी लाभ या हानि होती है उसका आपस में बंटवारा करते हैं। कुल मिला के एक बहुत ही अच्छे प्रकार का व्यापार है जिसमें अनेक व्यक्ति स्वामी होते हैं। तो ये था इसका अभिप्राय, जो अर्थ मैंने आपको समझाया। इसके अर्थ करने के बाद अब आती है साझेदारी की विशेषताएं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साझेदारी के ऊपर साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, जो कि भारत के आजाद होने से पहले का बना हुआ है। उसमें साझेदारी के जो नियम और कायदा जो है उसमें वर्णन किया गया है। तो अब आती है इसकी विशेषताएं। सबसे पहली जो विशेषता है साझेदारी की, वो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। किसी भी साझेदारी के लिए आवश्यक है कि उसमें कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अर्थात अन्य शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो उस कोई भी व्यक्ति स्वयं से साझेदारी नहीं कर सकता। साझेदारी के लिए आवश्यक है कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अर्थात अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो हमें दूसरा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो अधिकतम संख्या है साझेदारों की, उसके बारे में साझेदारी अधिनियम में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में यह बताया गया है कि साझेदारी में ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति जो हैं साझेदार के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर इससे भी ज्यादा संख्या में साझेदार हो जाते हैं तो उसे जो है वो बिल्कुल अवैध संस्था माना जाएगा। कुल मिला के कम से कम इसमें 2 व्यक्ति होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसमें 50 हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी साझेदारी जो है किसी बैंकिंग व्यवसाय को करने के लिए आप बना रहे हैं तो उसमें 10 व्यक्तियों से ज्यादा जो है साझेदार नहीं हो सकते। तो ये इसकी पहली विशेषता थी जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होना लाजमी है। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा इसमें 50 हो सकते हैं सामान्य व्यापार में। जो दूसरी हमारी जो विशेषता आती है बच्चों, वो है व्यक्तियों के मध्य अनुबंध का होना। ये जो साझेदारी है वो बनती ही अनुबंध से है। इसीलिए कहा गया है कि साझेदारी में कम से कम 2 लोग होना अनिवार्य है और जो 2 लोग होंगे उनके बीच में अनुबंध का होना आवश्यक है। ये जो अनुबंध है ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन आयकर अधिनियम में ये स्पष्ट किया गया है कि जो अनुबंध है वो लिखित होना चाहिए। उसके पश्चात जो तीसरी हमारा जो विशेषता आती है वो है लाभों का विभाजन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। यह आवश्यक है कि जो साझेदार होंगे उनके बीच में लाभों का बंटवारा किया जाना जरूरी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि साझेदार 3 हैं लेकिन उसमें से लाभ केवल 2 लोग ही उठाएंगे, तीसरे को जो है लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बेशक तीसरे को थोड़ा कम दिया जाएगा लेकिन उसको भी देना पड़ेगा। अर्थात साझेदारी की एक विशेषता यह भी है कि उसमें जो भी लाभ होगा उसका आपस में बंटवारा किया जाएगा। कोई ज्यादा ले सकता है, कोई कम ले सकता है, लेकिन बंटेगा सब में। उसके पश्चात जो बच्चों हमारी चौथी विशेषता आती है वो है व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा अथवा सभी की तरफ से एक साझेदार के द्वारा किया जा सकता है। कुल मिला के साझेदारी की जो विशेषता है वो ये है कि साझेदारी में जितने भी साझेदार होंगे वो सारे मिलकर व्यापार को चला सकते हैं, या अगर सारे ना चलाना चाहें तो कुछ व्यक्ति उन सब की तरफ से भी उस व्यापार को चला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि 3 लोग साझेदार हैं और उन 3 में से केवल एक व्यक्ति है वही व्यापार को चला रहा है, तो ऐसा हो सकता है जो दूसरा और तीसरा है अगर वो चाहे तो पहले वाला उनके हित में उस व्यापार का संचालन कर सकता है। उसके पश्चात जो हमारी अगली विशेषता है वो है व्यवसाय का होना। ये जरूरी है कि जो भी साझेदारी बनेगी वो किसी ना किसी व्यवसाय को चलाने के लिए होनी चाहिए। जैसे आप अपने किसी मित्र या सहेली के साथ अगर नाम मात्र की साझेदारी कर देते हैं, आप उसको कहते हैं कि आज से हम साझेदार हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। साझेदार तभी माने जाएंगे जब वो किसी व्यवसाय का संचालन करते हैं।
उसके पश्चात जो अगली हमारी विशेषता आती है बच्चों, वो है साझेदारी अधिनियम का लागू होना। मैं यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि साझेदारी के ऊपर साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है और जो कायदा जो नियम उसमें दिए गए हैं वो इसके ऊपर लागू होते हैं। उसके पश्चात जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है साझेदारी संलेख। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले आपको अभी बता रहा था कि साझेदारी लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। ये जो लिखित साझेदारी होती है, जिस प्रपत्र पे ये साझेदारी की जाती है, अर्थात जिस कागज पे वो साझेदारी की शर्तों को लिखा जाता है, वर्णन किया जाता है, उस कागज को जो है साझेदारी संलेख के नाम से पुकारा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और अगर भविष्य में कभी भी साझेदारों के बीच में कोई अनबन होती है और कभी भी वो न्यायालय में जाते हैं जहां पर उनको कोई इस तरह की आपस में कोई विवाद पैदा हो जाता है, तो इस विवाद का निपटारा इस साझेदारी संलेख में दी गई शर्तों के आधार पर ही किया जाता है। तो अब हम पढ़ने जाएंगे कि साझेदारी संलेख में किन किन बातों का वर्णन किया जाता है, किन किन बातों को इसमें बताया जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें आती है वो है फर्म का नाम और पता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्म होता क्या है। साझेदारों के समूह को फर्म कहा जाता है और जब कभी हम साझेदारी बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है। साझेदारी संलेख में सबसे पहली चीज अगर कोई आएगी तो साझेदारी का नाम आएगा, उस फर्म का नाम आएगा और साथ में उसका स्थायी पता दिया जाएगा। जैसे अगर हम मंडी में हमारा स्थायी पता है हमारे व्यापार का, तो उस पते को हमें बताना पड़ेगा कि वो एड्रेस क्या है, उस एड्रेस का वर्णन हमें साझेदारी संलेख में करना पड़ता है। उसके पश्चात जो दूसरी चीज साझेदारी संलेख में आती है वो है साझेदारों के नाम और उनके पते। अर्थात इसमें साझेदारों के नाम भी हमें बताने पड़ते हैं कि राम, श्याम, मोहन जितने भी होंगे सबके नाम और उनके स्थायी पतों को भी इसमें बताया जाएगा कि राम के घर कहाँ है, श्याम के घर कहाँ है और मोहन के घर कहाँ है, सभी का स्थायी पता भी इसमें दिया जाएगा। तीसरी बात जो इसमें आती है व्यवसाय की प्रकृति इसमें आती है कि आपके व्यापार का जो बिजनेस है आपके द्वारा किया जा रहा है उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। अर्थात आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को हिंदी में निर्माणी व्यवसाय कहा जाता है। अर्थात आप कच्चे माल की मदद से पक्का माल तैयार करेंगे। जैसे कि कच्ची लकड़ी से अगर आपके व्यापार में फर्नीचर बनाया जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नाम से पुकारा जाएगा। दूसरे प्रकार का व्यापार होता है ट्रेडिंग बिजनेस। इस प्रकार के व्यापार में सामान बनाया नहीं जाता, अपितु बना बनाया सामान खरीद के लाया जाता है और उसके ऊपर मुनाफा कमाकर आगे बेच दिया जाता है। तो आपको साझेदारी संलेख में ये भी बताना पड़ेगा कि आपने जो साझेदारी बनाई है उसका प्रकार क्या है या उसकी प्रकृति कैसी है। उसके पश्चात लाभ विभाजन अनुपात के बारे में भी आपको साझेदारी संलेख में लिखना पड़ेगा कि राम, श्याम और मोहन के बीच में जो लाभ का बंटवारा होना है वो किस अनुपात में होना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो अनुपात है ये कुछ भी हो सकता है, किसी को ज्यादा भी मिल सकता है, किसी को कम भी मिल सकता है। जैसे मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि राम, श्याम